हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? ठीक हो सब? ओके, आज हम लोग साइंस में फिजिक्स का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज वेव। और मैं आपको बता दूं, वेव के बाद हमें साउंड पढ़ना है, साउंड के बाद हमें लाइट पढ़ना है। तो ये तीन चैप्टर एक साथ क्यू में चलेंगे। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको ए से जेड तक सब कुछ पढ़ाया जाएगा, क्योंकि यही साइंस का बैच मे बी इन फ्यूचर पेड हो जाए। सो अभी हम सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। तो इसको ध्यान से पढ़िए। इन सबके नोट्स आपको टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन प्लस कमेंट सेक्शन में बता दिया जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जिस एग्जाम के लिए जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, मैं वहीं पे उसको मेंशन करता जाऊंगा कि जेकेबी वाले बच्चे को ये पढ़ना है, बाकी वाले हायर एग्जाम दे रहे हैं उन सबको ये पढ़ना है। लेकिन हमारा मेन मोटिव है आपको बेसिक से समझा के चीजें करवाना। आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, अपनी कॉपी बनाइए। अगर नहीं बना सकते तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन कॉपी सबको बनानी है और अपने हिसाब से चीजें आप लिख सकते हो। तो आज की क्लास में हम वेव स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी बच्चे जेकेपी कांस्टेबल, जेकेपी सब इंस्पेक्टर, एसएससी जीडी, एसएससी के कोई भी एग्जाम, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल प्लस स्टेट का कोई भी एग्जाम, रेलवे का एग्जाम, इन सब के लिए ये क्लास मोर देन सफिशिएंट रहने वाली है। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि साइंस में पिछले 4 सालों से जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें से 10 में से 9 क्वेश्चन हर एग्जाम में आए हैं। तो जो भी बच्चे हमसे पढ़ते हैं उन सबको पता होगा। और हमारा अभी जेके एसएसपी लेना देना ट्यूटोरियल पे हमारा कोई लेना देना भी नहीं है। आपको सब कुछ बीएमसी क्लासेस विद अजय पे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल रहा है। इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, अपनी अपनी कॉपी बनाइए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो आज की क्लास हम वेव से स्टार्ट कर रहे हैं। आप सबको मैं पॉइंट आउट करके बता दूंगा कि ये पॉइंट किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेव की। तो वेव होता क्या है? देखो, वेव आप सबने देखी होगी। साइंस पढ़ने का मजा तभी आता है जब आप चीजों को प्रैक्टिकल, चीजों को सोच पाते हो कि किस चीज की बात मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ और ये चीज थी साइंस में जो मैं पढ़ना है। आप सब कुछ आपके सामने हो रहा है, लेकिन आप उन चीजों पे कभी ध्यान नहीं देते हो। देखो, वेव क्या होती है बेसिकली। मान लीजिए कहीं पानी है, उसमें आपने एक पत्थर फेंक दिया। उस पत्थर की वजह से पानी क्या होता है, हिलना शुरू कर देता है। तो पानी में वो क्या हो गए, वाइब्रेशन बनना शुरू हो गए। वो जो हिलना है उसका, दैट इज द वेव। पानी चल रहा है फ्लो में, दैट इज द वेव। कोई भी चीज मैं बोल रहा हूं, आपके कानों तक मेरी आवाज आ रही है, दैट मीन्स ये भी किसके थ्रू आई, ये भी आपकी साउंड वेव के थ्रू आई। तो वेव की बात करें, अभी आप समझ जाओगे वेव क्या होती है। फिलहाल आपको ये छोटी सी बात दिमाग में रखनी है कि वेव हम मेनली दो प्रकार में पढ़ेंगे। वेव कौन कौन सी होती है? मैकेनिकल वेव और एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव, क्योंकि जेकेपी कांस्टेबल या एसएससी या छोटे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ वेव। पहला ऑप्शन देगा मैकेनिकल वेव, सेकंड ऑप्शन देगा नॉन मैकेनिकल वेव, थर्ड ऑप्शन देगा बोथ ए एंड बी, एंड फोर्थ ऑप्शन देगा नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या लगाओगे? बोथ ए एंड बी, क्योंकि ये दोनों की दोनों किसके टाइप है, ये वेव के टाइप होते हैं। अब दोनों में फर्क क्या होता है? देखो, नॉन मैकेनिकल वेव को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो मैं बात करूंगा एक जनरल, वो सारे एग्जाम के लिए होगी। और जो मैं पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करूंगा वो आप सबको पता चल जाएगा कि आपका लेवल कहां तक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी होता है। सब एग्जाम में कहीं भी पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज आल्सो नोन है, तो आंसर होगा नॉन मैकेनिकल वेव। यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं सर मैकेनिकल वेव कौन से होते हैं। सो मैकेनिकल वेव क्या होते हैं? देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है। अगर हम बात करें मैकेनिकल वेव की, तो मैकेनिकल वेव, वेव मैंने क्या बोला, किसी भी तरह की लहर उसको वेव कहते हैं। मैं बोल रहा हूँ साउंड भी एक वेव है, लाइट एक वेव है, तो हर एक चीज वेव की फॉर्म में चलती है। मैकेनिकल वेव ऐसी सारी की सारी वेव को आप मैकेनिकल वेव कहोगे जिसको चलने के लिए एक रास्ता चाहिए, मटेरियल चाहिए, मीडियम चाहिए। मतलब जब तक उसको रास्ता नहीं मिलेगा वो वेव नहीं चलेगी। उन सबको कहते हैं मैकेनिकल वेव। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल एग्जाम, मैकेनिकल वेव होती हैं विच रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रेवल।
अब सर ये मीडियम से क्या मतलब हुआ इसका? देखो मीडियम मतलब चलने का सहारा, रास्ता, कोई मीडियम होना चाहिए बीच में। अब ये मीडियम कैसा हो सकता है? सर ये सॉलिड का हो सकता है, सर ये लिक्विड में हो सकता है मीडियम, एंड इट मे बी इन गैस। एंड आप सबको पता है मैटर के कितने टाइप होते हैं? 5 टाइप होते हैं। आप सबने 3 पढ़े होंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बेसिकली मैटर 5 प्रकार का होता है। इसमें फोर्थ आ जाता है प्लाज्मा। कभी कभी क्वेश्चन आता है फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर कौन सी है, तो आंसर होगा प्लाज्मा। और फिफ्थ आ जाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। दिस इज द फिफ्थ स्टेज ऑफ मैटर। तो आपके एग्जाम के लिए सिंपल सी बात याद रखो, जेकेपी वाले और एसएससी जीडी वाले और सीएचएसएल वाले वो क्या याद रखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, हम मीडियम की बात कर रहे हैं। मैंने एक्स्ट्रा 2 पॉइंट बता दिए कि मैटर जो आप चैप्टर अलग से पढ़ोगे केमिस्ट्री में, वहां पे आपको फोर्थ और फिफ्थ स्टेज ऑफ मैटर भी पढ़ाया जाएगा, जिसमें फोर्थ आएगा आपका क्या, प्लाज्मा, एंड फिफ्थ वन इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो आई होप कि यहाँ तक समझ पाए होंगे। अगर कोई पेपर में ये पूछे कि मैटर की कितनी स्टेज होती है, तो आपको आंसर देना है 5, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये आपको थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया, आप इसको नोट कर सकते हो। बाकी यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो मैकेनिकल्स वेव होती हैं उनको बेसिकली चलने के लिए एक रास्ता चाहिए। क्या चाहिए? रास्ता। वो रास्ता सॉलिड हो सकता है, मतलब कुछ सॉलिड टाइप हो सकता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या डिफरेंस होता है? मेनली डिफरेंस क्या होता है केमिस्ट्री में पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूं मैं। आइडियाज का क्या रहेगा, मान लीजिए आपके पास कोई पार्टिकल्स है, जैसे हर एक चीज एटम से बनती है। किसी के एटम से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े गैप में है, मतलब थोड़े गैप में है, मान लीजिए ऐसे हैं। पहले हम सॉलिड लिखते हैं। मान लीजिए पार्टिकल बहुत पास पास हैं, इतने पास हैं कि बीच में से अभी स्पेस नहीं बची, तो उस वाली कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? ये सॉलिड है। सॉलिड के अंदर आप अपने हाथ को नहीं ले जा सकते। जैसे दीवार क्या है, सॉलिड है। क्यों? क्योंकि दीवार के जो एटम्स हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स बने, वो बहुत पास पास आ गए, बीच में निकलने की जगह नहीं है। अगर इसमें थोड़ा सा गैप बढ़ेगा, इसमें थोड़ा सा क्या होगा, गैप बढ़ जाएगा, मतलब बीच में स्पेस है, अगर आप कुछ बीच में डालोगे तो वो एडजस्ट हो सकता है। तो इसको नाम देते हैं लिक्विड स्टेट। जैसे पानी है, पानी किससे बनता है? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसके बीच में गैप है, आप पानी के अंदर हाथ अपना डाल सकते हो। जैसे आप पानी लो, उसमें डाल दो सॉल्ट 1 चम्मच, जैसे ही सॉल्ट बीच में घुलना शुरू होगा तो पानी का लेवल वापस वही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में जगह थी खाली, वहां एडजस्ट हो गया। और एक टाइम पे अगर ऐड करते चले जाओगे तो आपका लिक्विड भी सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, क्योंकि उसके बीच का गैप कम होता चला जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा गैप है, उसको कहते हैं एयर, जहां उसको कहते हैं गैस। तो गैस भी आपकी एयर है। तो गैस में मॉलिक्यूल्स में बहुत ज्यादा गैप होता है, इसलिए आप अपने हाथ को एयर के अंदर आगे पीछे इजीली मूव कर पा रहे हो। अब चलती गाड़ी से हाथ बाहर निकालो तो आपके हाथ में प्रेशर पड़ता है पीछे हवा का। वो हवा में क्या है? उसी के अंदर तो पार्टिकल्स है, उसमें बहुत सारी गैसेस है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, नाइट्रोजन, बहुत सारी गैसेस हैं, जो 10 पार्टिकल्स हैं जो आपके हाथों से टकरा के आपके हाथों को फील करवा रहे हैं फोर्स। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंस क्या होता है, ये मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया। और अब आपको समझ आ गई कि अगर मैकेनिकल वेव को चलना है तो उसको ये वाला रास्ता चाहिए। दूसरी चीज, जो मैकेनिकल वेव होती हैं, ये कभी भी ट्रेवल नहीं कर सकती, कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम में ये ट्रेवल नहीं कर सकती। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? यहां पे कुछ भी नहीं हो, ना तो सॉलिड है, ना ही लिक्विड है, ना ही वहां पे क्या है, गैस है। तो अगर कुछ भी नहीं होगा तो इसका मतलब वो क्या है, वैक्यूम है। वो क्या है, वैक्यूम। तो वैक्यूम में मैकेनिकल वेव ट्रेवल नहीं करती। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल होता है साउंड। जो भी आप साउंड सुनते हो, ये साउंड बेसिकली मैकेनिकल वेव होती है, इसलिए मैकेनिकल वेव है तो ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगी। और अगर हम बात करें नॉन मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इस ये कौन सी वेव होगी सर? विच डज नॉट रिक्वायर्ड
मीडियम टू ट्रेवल, जिसको चलने के लिए रास्ते की बिल्कुल भी नीड नहीं है। मतलब मीडियम में तो चल जाएगा, लेकिन इसको मीडियम ना मिले तो भी चलेगा। तो ये वैक्यूम में हर जगह ट्रेवल कर सकता है। और इसकी जो एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल होती है लाइट। देखो जो आपकी स्पेस है, स्पेस मतलब ये आपकी अर्थ है, अर्थ के आगे पीछे एक एटमोस्फेयर है, एटमोस्फेयर से आप पार कर जाओगे तो वहां पे क्या होगा, आपका बिल्कुल स्पेस होगी खाली। यहाँ पे स्पेस स्टेशन बनाए जाते हैं, वहां पे कुछ भी नहीं है, डस्ट पार्टिकल नहीं है, वहां पे गैस नहीं है, सॉलिड लिक्विड कुछ भी नहीं है, वहां पे साउंड ट्रेवल नहीं करती। अगर यहाँ पे इंसान खड़ा है और दूसरा इंसान यहाँ पे खड़ा है, बीच का गैप है सिर्फ 1 मीटर, तो भी इसकी साउंड यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगी। एक आदमी की साउंड दूसरे आदमी तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि साउंड ट्रेवल नहीं करती वैक्यूम में। बट लाइट, आपको पता है सन से आप तक लाइट आ रही है, भाई सनलाइट आप तक आ रही है, और आप सबको पता है कि सनलाइट अर्थ तक आने में 5 मिनट 16 सेकंड का समय लेते हैं। ये सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जेकेपी एसएससी सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो साउंड होती है, जो लाइट है, वो सन से अर्थ तक कितने टाइम में आती है। आंसर होगा 5 मिनट 16 सेकंड, लगभग लगभग 500 सेकंड के पास आंसर होगा इसका। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो, मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता दिया। कुछ चीजें होती है जो फैक्ट के बेस पे होती हैं, फैक्चुअल होती हैं, वो आपको वैसे भी पढ़नी पड़ती हैं। तो यहां तक क्लियर है सबके लिए, ये बेसिक बात है, सबको पता होना चाहिए। सर वेव का मतलब होता है मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव में यही डिफरेंस है कि जो मैकेनिकल वेव है उसको चलने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड है, नॉन मैकेनिकल को नहीं है। मैकेनिकल वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती, नॉन मैकेनिकल सब में करती है। और नॉन मैकेनिकल का दूसरा नाम मैंने बता दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। और साउंड किसका एग्जांपल है, मैकेनिकल वेव का। और लाइट किसका एग्जांपल है, नॉन मैकेनिकल वेव का। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव में क्या डिफरेंस होता है। मैं आपको सबको बता दूं, हम जो भी पढ़ रहे हैं ये अप टू 10th स्टैंडर्ड का मटेरियल होता है। ये आपका एक छोटे एग्जाम से लेके यूपीएससी तक यही कंटेंट पूछा जाता है। मतलब सिलेबस यही रहता है, उसको टॉपिक की डेप्थ अलग अलग हो जाती है, बट आपका मेनली 10th तक पढ़ना होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है, बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव में क्या डिफरेंस होता है। पहले आपको मैं ये बताता हूँ कौन किस किस का टाइप होता है। मैकेनिकल वेव की बात करें, अगर हम मैकेनिकल वेव की बात करें, आपका मैकेनिकल वेव दो टाइप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका ट्रांसवर्स इन नेचर, और एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल। फिर हम दोनों में डिफरेंस समझ लेंगे। और अगर हम बात करें नॉन मैकेनिकल वेव की, इफ यू टॉक अबाउट द नॉन मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल वेव की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो ये सिर्फ एक ही टाइप का होता है, दैट इज ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स इन नेचर। जब आप चीजों को प्रैक्टिकल समझ जाओगे ना, तो ये चीजें आपको बहुत सिंपल लगना स्टार्ट हो जाएंगी, आप इसको भूलेंगे नहीं। लेकिन अगर आप चीजों को लर्न करने की कोशिश करेंगे विदाउट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, तो तब आपको डाउट्स आना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको चीजों को प्रैक्टिकल सिखाऊंगा, आप एग्जाम्पल भी खुद आंसर दे दोगे। भाई अगर पेपर में आ गया कि आप लोग एक खड़े, यहाँ पे एक स्टैंडिंग वाटर है एक जगह, मतलब मान लीजिए पॉन्ड है कोई, वहां पे पानी फ्लो नहीं हो रहा था, तो इसका मतलब अगर वहां पे हम पत्थर मारते हैं तो उस पर कौन सी वेव बनती है, वेव तो बनती है, कौन सी बनती है, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल। अब आप इसको क्या करते हो, लर्न करने की कोशिश करते हो, बट कुछ टाइम के बाद आप इसको भूल जाते हो। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट को समझ आओ, उसके बाद आप इन चीजों को लर्न करना छोड़ दोगे, समझ के आंसर देना शुरू कर दोगे। खाली लर्न करने से सिलेक्शन नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ। आप किसी भी एग्जाम में चले जाओ, आज के टाइम पे डेप्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको चीजों की नॉलेज होना, प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन जब आता है ना, फिर सब बच्चे यही बोलते हैं कि सर क्वेश्चन साइंस बड़ी टफ आ गई थी, साइंस बहुत टफ थी, क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आए थे। तो ये चीज होना लाजमी है, अगर आप चीजों को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन जनरल होते हैं, जनरल क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड में मेन डिफरेंस देख लेते हैं, फिर हम वापस चलेंगे। देखो अगर हम बात करें, पहले हम ट्रांसवर्स वेव की, किसकी बात करते हैं हम लोग, ट्रांसवर्स वेव की। तो वेव का मतलब किसी वेव की फॉर्म में चलना, यहां तक सबको क्लियर है।
अब ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल में डिफरेंस को तो अपने आप समझ आ जाएगा। अगर हम बात करें ट्रांसवर्स वेव की, तो यहाँ पे देखो वेव जब भी चलेगी उसको एक मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। अब ट्रांसवर्स वेव जो लाइट है उसको मीडियम कौन सा मिल जाता है, उसके अपने पार्टिकल्स होते हैं फोटॉन। अब चलने का तरीका क्या होता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये आपकी एक वेव चल रही है, तो वेव ऐसे चलती है, ये मान लो आपकी एक वेव चल रही है। अब इस वेव को चलने के लिए बीच में जो पार्टिकल चाहिए, मान लीजिए ये आपके पार्टिकल्स हैं जिसके थ्रू अभी वेव को चलना है। अब ये वेव कैसे चलेंगी, यहां से वेव आई तो यहां तक पहुंचेगी इस पार्टिकल की हेल्प से। बट होता क्या है बेसिकली ट्रांसवर्स वेव के अंदर, जो पार्टिकल्स हैं वो अप एंड डाउन होते हैं। कैसे होते हैं, अप्स एंड डाउन, और वेव यहां पहुंच जाती है। मैं एग्जांपल से समझाता हूं, पेपर में एग्जांपल पूछी जाती है। आपने क्या किया, आपने एक रस्सी ली, उसको टाइटली एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में क्या किया, टाइटली बांध दिया। ओके, टाइटली बांध दिया। अब आप क्या करिए, रस्सी के ऊपर थोड़े से निशान लगाइए, मार्क लगाइए ऐसे। अब उस रस्सी को जोर से, जैसे जिम में ऊपर नीचे करते हैं ना, तो आपने ऐसे ऊपर नीचे जोर से हिलाया रस्सी को। अब रस्सी ऊपर नीचे हो रही है, आपको ऐसे दिख रहा होगा, लेकिन उसकी जो वेव बन रही है वो वेव यहां से यहां तक आ जाएगी। मतलब यहां से फोर्स लग रही है, ये वेव यहां तक पहुंच रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात देखो क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो डॉट्स आपने लगाए ना, यही ऊपर जाएगा यही नीचे जाएगा, ये आगे पीछे नहीं होंगे। मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो आगे पीछे नहीं होते हैं, पार्टिकल्स अपनी जगह पे रहते हैं, लेकिन चलते कैसे हैं, अप्स एंड डाउन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अप्स एंड डाउन, ऊपर नीचे। ट्रांसवर्स वेव के अंदर पार्टिकल कैसे चलते हैं, या मॉलिक्यूल जिसके थ्रू वेव चल रही है, तो वो आपको आंसर देना सर अप्स एंड डाउन। कैसे, अप्स एंड डाउन। सबके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अप्स एंड डाउन चलता है, ठीक है, अप्स एंड डाउन। बाकी छोटे एग्जाम में क्या होता है, आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट सीधे सीधे लर्न करने होते हैं। जैसे आपको ट्रांसफर पे में सीधे 2-3 पॉइंट रखने थे लर्न, जैसे अप्स एंड डाउन चलता है, पार्टिकल अपनी जगह से आगे पीछे नहीं होता है। इसकी एग्जांपल क्या होती है, लाइट वेव, बस खत्म हो गया। बाकी वेव और पार्टिकल्स के बीच में जो एंगल है वो 90 बनता है। क्यों, क्योंकि वेव इस डायरेक्शन में चल रही है, पार्टिकल्स ऊपर नीचे आ रहे हैं, दोनों के बीच में एंगल कैसे बनता है, 90। बस खत्म हो गया ट्रांसफर वेव। लेकिन समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको समझ आना चाहिए। यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, इसका लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ये आपकी वेव है, इस डायरेक्शन में आपकी वेव चल रही है। पार्टिकल्स कहाँ चल रहे हैं, अप्स एंड डाउन। कैसे, अप्स एंड डाउन। इसका मतलब वेव और पार्टिकल के बीच में एंगल कितना बनता है, इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव, सर वेव और जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल मींस मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, जिसके थ्रू वो मीडियम बना है, तो उन दोनों के बीच का एंगल 90 होगा। क्यों, क्योंकि वो ऊपर नीचे चलते हैं, वेव सामने चलती है, दोनों के बीच में एंगल कैसा होता है, 90। मतलब पार्टिकल्स परपेंडिकुलर टू वेव, या वेव जो होती है वो परपेंडिकुलर टू पार्टिकल्स होती है इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव। यहां तक समझ पाए। क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा कि अगर पार्टिकल्स अप्स एंड डाउन चलते हैं तो कौन सी वेव बनाते हैं, तो आंसर क्या होगा सर, ट्रांसवर्स वेव। क्वेश्चन नंबर 2, अगर पार्टिकल्स परपेंडिकुलर टू वेव होता है तो कौन सी वेव बनती है, सर ट्रांसवर्स वेव। 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, जब वेव चलती है तो पार्टिकल्स अप्स एंड डाउन होते हैं लेकिन अपनी पोजीशन ने चेंज नहीं करते, तो ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। इसका जो एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जो लाइट है, लाइट आपकी कैसी होती है, ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। दूसरा, जो आपकी वेव है, वेव ऑन स्प्रिंग्स ऑफ वाटर, स्प्रिंग्स सॉरी इसको लिख लो सरफेस ऑफ वाटर। जो पानी के सरफेस के ऊपर वेव बनती हैं वो कैसी होंगी। पेपर में क्वेश्चन आता है कि एक स्टोन आपने किसी तालाब के अंदर फेंक दिया, तो वहां पे जो वेव बनेगी कौन सी होंगी, तो आंसर होगा वो ट्रांसवर्स इन नेचर होंगी। क्यों, ध्यान से देखना। मान लो ये पॉन्ड है, इसमें पानी है सारा, आपने एक फुटबॉल लिया उसको यहां फेंक दिया, और अब फुटबॉल निकालने के लिए आप क्या कर रहे हो, पत्थर फेंक रहे हो। आप बहुत ध्यान से देखेंगे, जब पानी यहाँ पे पत्थर इसके पास पड़ता है, थोड़ा सा मूव होता है, बाकी फिर ऊपर नीचे होता है, खाली आगे पीछे नहीं जाता। क्यों, क्योंकि जो वेव बन रही है वो अप्स एंड डाउन हो रहा है, पार्टिकल्स अप्स एंड डाउन, और उसकी वेव यहां तक आ जाएगी किनारे तक, लेकिन पार्टिकल्स वही की वही रहेंगे, इसलिए फुटबॉल आगे नहीं चलेगा। बिल्कुल पास गिरेगा, थोड़ा प्रेशर से आगे जाएगा, फिर ऐसे ऊपर ऊपर नीचे होगा। तो वहां पे जो वेव बन रही है वो कैसी बन रही है, वेव सर ट्रांसवर्स बन रही है, क्योंकि पार्टिकल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं और वेव आगे चल रही है। दोनों के बीच में एंगल कैसा है, 90 डिग्री। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि एक तालाब के अंदर अगर आप पत्थर फेंकते हो तो वहां कौन सी वेव बनेगी, तो आंसर देना लॉन्गिट्यूडनल वेव। कैसी बनेगी, लॉन्गिट्यूडनल। तो
अब तक मैंने जो यहाँ पे पढ़ाया आपको ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती हैं, तो ध्यान से समझना। ट्रांसवर्स वेव की 2-3 बातें सर आपने बताई, वो हमें बस याद रखनी है। पहली कि ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स अप्स एंड डाउन चलते हैं, मॉलिक्यूल्स अप्स एंड डाउन चलते हैं। दूसरी बात, वेव और मॉलिक्यूल्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीसरा पॉइंट, इसका एग्जाम्पल क्या है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव बहुत आसान है, लॉन्गिट्यूडनल वेव बहुत आसान है। कैसे? ड्यू टू, कैसे बनती है लॉन्गिट्यूडनल वेव? ड्यू टू टू एंड फ्रो मोशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम। यहां पे कैसे हैं ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस होती हैं, कैसे? अप्स एंड डाउन मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन यहां पे कैसे हो रही है? टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे, आगे पीछे इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो। अप्स एंड डाउन मतलब ऊपर नीचे। तो यहां पे टू एंड फ्रो चलती है क्या? पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से नहीं जाते हैं, सिर्फ आगे जाके फिर पीछे आ जाते हैं, आगे जाके फिर पीछे आ जाते हैं। जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल लिखा। अब यहां पे क्या हुआ, ध्यान से देखना क्या हुआ। यहां से मान लो वेव आई, यहां से आपकी वेव आई। अब ये पार्टिकल क्या होंगे? आगे जाएंगे, पीछे जाएंगे। आगे वाला जाएगा, दूसरे को धक्का देके खुद में वापस आ जाएगा, फिर इसके आगे वाला धक्का देगा। इस तरह से वेव यहां तक पहुंच जाएगी। पार्टिकल्स भी ऊपर आगे नीचे हो रहे थे। जैसे आपने एक स्प्रिंग लिया, ऐसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को यहां प्रेस करोगे तो स्प्रिंग वापस आएगा, लेकिन ये जो प्रेस कर रहे हो आगे ऐसे वेव चलती जाएगी। मतलब स्प्रिंग भी इसी डायरेक्शन में प्रेस हुआ, वेव भी ऐसे चले। तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। कैसे बोलते हैं इसको? लॉन्गिट्यूडनल वेव। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है कौन सा? साउंड वेव। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि साउंड वेव का नेचर कैसा होता है। अभी अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे। साउंड वेव का नेचर होता है लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। मतलब मैं अगर बोल रहा हूं, मेरी आवाज किसी के कानों तक जा रही है सामने बैठे इंसान के, तो वो कैसे पहुंचेगी? जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो आगे पीछे जाएंगे और वेव आगे चलती जाएगी, साउंड की आगे उसको सुनाई देगी। साउंड वेव कैसे चलती है मैं आपको साउंड चैप्टर में बताऊंगा। लेकिन यहां पे मैंने आपको क्या बताया, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव में डिफरेंस क्या होता है। अब यहां तक इस पूरी स्लाइड में मैंने कौन कौन सी बातें बताई, वो आपको इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं, देन ये स्लाइड खत्म होगी। इसमें मैंने आपको बताया कि वेव दो प्रकार की होती है, एक ट्रांसवर्स होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल होती है। बस दो ही तरीके से वेव चल सकती है, चलने का तरीका। सर ट्रांसवर्स में आपने बताया कि जिसके थ्रू वेव चल रही है वो उसके पार्टिकल्स अप्स एंड डाउन होंगे। पहला पॉइंट, अप्स एंड डाउन होंगे। वेव उसके परपेंडिकुलर चलेगी, 90 डिग्री एंगल बनेगा। 2 पॉइंट। तीसरा एग्जांपल कुछ भी पूछी जा सकती है। अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल वेव की, सर इसके पार्टिकल्स टू एंड फ्रो चलते हैं और सेम मतलब पैरेलल टू द होते हैं, पैरेलल टू द पार्टिकल्स पैरेलल टू द वेव। जैसे वेव चल रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल चल रहे हैं, मतलब दोनों के हैं आपस में पैरेलल टू ईच अदर है। तो उसमें क्या था? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल साउंड, उसका एग्जांपल लाइट। और बाकी मैंने एक आधा एग्जांपल आपको एक्स्ट्रा बता दिया कि पानी में अगर ऐसा करो तो ये होगा। आई होप यहां तक ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव में किसी बच्चे को कोई प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने आपको बता दिया कि मैकेनिकल वेव दो प्रकार की बन सकती हैं। मैकेनिकल वेव दो प्रकार की बन सकती हैं, जिसमें एक ट्रांसवर्स वेव बनती है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव बनती है। ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव दोनों प्रकार से चल सकती हैं। लेकिन जो ट्रांसवर्स वेव बनेगी मैकेनिकल में, वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड एंड लिक्विड में ट्रेवल करेंगी, एयर में ट्रेवल नहीं करती। मैकेनिकल वेव के अंदर जो मीडियम चलने का रास्ता होता है, अगर उसमें ट्रांसवर्स वेव बने मतलब पार्टिकल्स अप एंड डाउन, पार्टिकल अप एंड डाउन, वेव सामने 90 डिग्री, तो उस केस में सिर्फ सॉलिड और लिक्विड में ये पॉसिबल है। एयर में ऐसा नहीं हो सकता, एयर में ऐसा नहीं हो सकता। एयर में ये आपका ट्रांसवर्स वेव नहीं बनता। मतलब मैकेनिकल वेव, अगर हम बात करें मैकेनिकल वेव ऐसा वेव जिसको मीडियम चाहिए। अब मीडियम में जो वेव चल सकती है वो कैसे चल सकती है? दो तरीके से, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन ट्रांसवर्स वेव सिर्फ सॉलिड लिक्विड में चलती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव तीनों में चलती है, सॉलिड लिक्विड गैस में। और इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या नॉन मैकेनिकल वेव, वो सब मीडियम में ट्रेवल करती है। वो वैक्यूम में भी करती है, सॉलिड लिक्विड गैस सब में करती है। ये स्लाइड सिर्फ अच्छे एग्जाम देने वालों के लिए है, जिसको हायर एग्जाम देने, ग्रेजुएशन बेस देना है, सीपीओ सीजीएल वगैरह टाइप देने, रेलवे देना, उनके लिए है। बाकी पीछे जो जेकेपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी वगैरह के बच्चे हैं वो सिर्फ ये याद रखेंगे ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव से क्वेश्चन कैसे बनता है और मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव क्या होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैकेनिकल यहां तक हो गया। आगे देखो, छोटे छोटे डेफिनेशन दो तीन बता रहा हूं, फिर क्लास को खत्म कर रहा हूं। डेफिनेशन क्या है? अगर हम बात करें वेवलेंथ की, व्हाट इज वेवलेंथ, क्योंकि आपका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये आगे आपका चल के पूरे साउंड चैप्टर में
और आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे उसमें, प्लस आपका लाइट चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। तो इनको हम प्रैक्टिकल समझेंगे होता क्या है ये बेसिकली। वेव लेंथ, नाम तो बहुत सुना होगा, वेव लेंथ, वेव लेंथ, वेव की लेंथ, सीधी सी बात है वेव की लेंथ। अब वेव लेंथ क्या होती है, मान लीजिए ये आपकी एक वेव चल रही है, ये इसकी मीन पोजीशन है, वेव ऐसे चलेगी, ठीक, ऐसे चल रही वेव। अब इसके जो ऊपर वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रस्ट, इसको बोलते हैं क्रस्ट। नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं ट्रफ, क्या बोलते हैं, ट्रफ। इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं क्रस्ट, नीचे वाले को बोलते हैं ट्रफ। अब वेवलेंथ की बात करें तो क्रस्ट और ट्रफ, यहां पे देखो वेवलेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट, दो लगातार जो क्रस्ट, पहले और दूसरे क्रस्ट के बीच में, ये क्या है इसकी वेवलेंथ। वेवलेंथ को बेसिकली डिनोट करते हैं लैम्डा से, तो ये इसको बोलते हैं लैम्डा। यहां आप बोल सकते हो दो कंसेक्यूटिव ट्रफ ले लो, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, एक वेवलेंथ कहते हैं। मतलब एक वेव की लेंथ क्या होती है, क्रस्ट और क्रस्ट के बीच की दूरी या ट्रफ और ट्रफ के बीच में दूरी, उसको एक वेवलेंथ कहते हैं। और वेवलेंथ का जो डिनोट या रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो होता है लैम्डा, क्या होता है, लैम्डा से हम डिनोट करते हैं। अब एक पेपर में क्वेश्चन आया था, डिफरेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ। अब देखो ये क्रस्ट है, ये वाला क्रस्ट है, ये वाला ट्रफ है, यहां से लेके यहां तक ये जो दूरी दिख रही है आपको, इसको क्या कहते हैं, ये पूरा वेव नहीं बनाएगा, सिर्फ आधा वेव बनता है, ये बनता है सिर्फ आधा वेव, इसको बोलते हैं हाफ ऑफ द वेवलेंथ। अगर बोले क्रस्ट और क्रस्ट के बीच की दूरी तो वेवलेंथ, ट्रफ और ट्रफ के बीच की दूरी वेवलेंथ, क्रस्ट और ट्रफ के बीच की दूरी हाफ ऑफ द वेवलेंथ। अगर वो कंसेक्यूटिव लगातार बात करें तो इस केस से क्वेश्चन अगर बनेगा हाफ ऑफ द वेवलेंथ कौन सा होता है, क्रस्ट और ट्रफ के बीच की दूरी। दोनों क्रस्ट ले ले तो भी पूरी वेवलेंथ बनेगी, पूरी वेव बनेगी एक, दोनों ट्रफ ले ले तो भी पूरी वेव बनेगी, बट अगर क्रस्ट और ट्रफ ले तो आधी वेव बनेगी। ये चीज आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। एंड आई होप कि ये आप समझ पाए होंगे कि यहां से क्वेश्चन क्या बनता है सब एग्जाम के लिए, वेवलेंथ क्या होता है। तो क्वेश्चन पेपर में देगा आपको वेवलेंथ क्या होता है, तो आपको याद रखना है क्रस्ट और क्रस्ट के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं, ट्रफ और ट्रफ के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं, क्रस्ट और ट्रफ के बीच की दूरी को हाफ ऑफ द वेवलेंथ कहते हैं। और वेवलेंथ का डिनोट करने का तरीका होता है लैम्डा। अब इसका एसआई यूनिट अगर पूछे आपको, पेपर में पूछे व्हाट इज द एसआई यूनिट, तो बहुत बेसिक सी बात है, फंडामेंटल यूनिट आप पढ़ोगे उसमें मैं बता दूंगा आपको। एसआई यूनिट लेंथ का एक ही होता है, दैट इज मीटर, क्या होता है, मीटर। एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। बट अगर अदर यूनिट पूछ ले तो एंगस्ट्रॉम वगैरह बहुत सारे इसके यूनिट होते हैं, लेकिन आपको एसआई यूनिट याद रखना है, इसका मीटर होता है। तो वेवलेंथ आप समझ पाए कि वेव की लेंथ, एक वेव की कितनी लेंथ होती है उसी को वेवलेंथ कहते हैं। वो मैंने बता दिया, क्रस्ट क्रस्ट के बीच की दूरी, ट्रफ ट्रफ के बीच की दूरी, क्रस्ट और ट्रफ के बीच की दूरी को आधी वेवलेंथ कहते हैं, और वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, और इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है। यहां तक क्लियर है सबको, वेव समझ आ गया वेवलेंथ क्या होती है। ओके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाकी फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड क्या होता है मैं आपको साउंड चैप्टर में पढ़ा दूंगा। अभी हम बात करते हैं नॉन मैकेनिकल वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हम बात करें तो वो कौन कौन सी होती हैं, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, या जिसको कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव, हम कह सकते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। पढ़ो तो एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और अगर बीच बीच में पढ़ोगे तो कभी भी लाइफ में सिलेक्शन नहीं होगा, तो टाइम वेस्ट करके आगे जाओगे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमने बहुत बार पढ़ाया, कंप्लीट पढ़ाया, उसके बाद ही बच्चों को रिजल्ट मिले। बीच में से पढ़ोगे तो कोई बेनिफिट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको 7-8 प्रकार की वेव बताई जाएंगी, जैसे कॉस्मिक रेज होती हैं, एक्स रेज, गामा रेज, विजिबल लाइट। तो ये टॉपिक अभी तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसको नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद साउंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास यही तक रखते हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।